हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं जीव विज्ञान में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। और इसमें हम NCERT महेश कुमार की बुक है, ये इसको हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने RF सेक्टर के द्वारा जो जीवों का वर्गीकरण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु के बारे में चर्चा की थी। तो इसमें पहला जो पादप है वो मोनेरा के बारे में हम चर्चा करेंगे। मोनेरा के बाद फिर प्रोटिस्टा, कवक और पादप और जंतु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा करते हैं। तो मोनेरा के बारे में हम देख लेते हैं। मोनेरा जगत यानी किंगडम मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं, यानी कि जिनकी कोशिका जो भित्ति होती है वो एक होती है, यानी कि सेल वॉल कितनी होती है, एक होती है। जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें जो आपका न्यूक्लियस है वो अनुपस्थित होता है। अर्थात इनमें जो DNA है वो आनुवंशिक पदार्थ यानी कि कोशिका द्रव्य का मतलब होता है साइटोप्लाज्म से जो केंद्रक कला है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इसके द्वारा पृथक न होकर के एक अनिश्चित आकार के केंद्रकाप के रूप में पाया जाता है। इसके विपरीत अन्य जगत के जीवों में DNA केंद्रक के भीतर पाया जाता है। मोनेरा जगत को दो भागों में विभाजित किया गया है। मोनेरा जगत को दो भागों में विभाजित किया है। एक आर्किबैक्टीरिया जिसको हम आर्किया कहते हैं, और तथा एक यूवी बैक्टीरिया जिसको हम बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इस बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। यूवी बैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु कहा जाता है, यानी ट्रू बैक्टीरिया इनको कहा जाता है। अधिकतर जो जीवाणु हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किए, यानी जितने भी बैक्टीरिया आएंगे वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आएंगे। जबकि साइनोबैक्टीरिया जो है, यानी कि नीलहरी शैवाल को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और मोनेरा जगत में हम बैक्टीरिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। मोनेरा जगत में जो जीवाणु हैं उसकी जो खोज है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज की थी। इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरिया का जनक किससे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। मोनेरा जगत की कुछ विशिष्ट लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये जीव जो हैं विभाजन तथा अथवा विखंडन तथा बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। इसके अंतर्गत जो स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। स्वपोषी मतलब जो भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। दोनों प्रकार के विभाजन इसमें पाए जाते हैं। नीलहरी शैवाल स्वपोषी है, यानी कि ये भोजन स्वयं बनाता है, जबकि अधिकांश जीवाणु परपोषी होते हैं। तो नीलहरी शैवाल जो वो स्वपोषी हो गए, जबकि जो अधिकांश बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो कौन से परपोषी होते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करते हैं, जिसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी सन 1676 ईस्वी में। जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है जिनकी कोशिकीय केंद्रक विहीन होती है, यानी कि इस बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणुओं को सर्वव्यापी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर जल है, मिट्टी है और जो जीव हैं, हर जगह पाया जाता है। ये सर्वव्यापी है, क्योंकि ये ऐसे प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। जैसे आपको जो बैक्टीरिया हैं जल में भी मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे और जीवों के ऊपर भी मिलेंगे और उनके भीतर भी मिलेंगे, पौधों में मिलेंगे। इसलिए इनको सर्वव्यापी कहा जाता है, ये सब जगह पाए जाते हैं। अब जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, वो काय की बनी होती है? वो किसकी? पेप्टाइग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की इनकी कोशिका भित्ति, इनकी सेल वॉल बनी होती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तथा जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन व फास्फोलिपिड से बनी होती है। जो इनकी कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। अधिकांश जो जीवाणु हैं वो विषमपोषी भी होते हैं, यानी कि दूसरों पर आश्रित होते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, यानी कि भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। तो जो स्वपोषी जो जीवाणु होंगे वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस अथवा रासायनिक संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन यानी कि पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं। कुछ जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि कुछ जीवाणु बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी होते हैं जो मृत होते हैं, यानी कि मरे हुए होते हैं। अर्थात वे मृत पादप एवं जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पादप जो मर गए हैं, जो सड़ रहे हैं, जो गल रहे हैं, और जो जंतु हैं जो मर गए हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एजोडोबैक्टर जीवाणु। कुछ जीवाणु सहजीवी होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम। तो ये ऐसे जीवाणु हैं जो मृत हैं। दो जीवाणु का आप नाम याद रखना, एजोडोबैक्टर जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम।
तो एक बात हमें इससे सीखने मिली, जो जीवाणु हैं वो आपके 3 प्रकार के, यानी कि विषमपोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं। ये 3 बात आपकी समझ में आ गई। जीवाणुओं में जो जनन है वो किस प्रकार से होता है? जीवाणु द्विविभाजन के द्वारा जनन करते हैं, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जनन की 2 प्रमुख विधियाँ हैं। अलैंगिक जनन होता है इसमें। पहली विधि है संयुग्मन के द्वारा इसमें जनन होता है, दूसरा रूपांतरण के द्वारा इनका जनन होता है। संयुग्मन में क्या होता है, जैसे 2 कोशिकाओं, यानी कि 2 सेल, 2 कोशिका के जुड़ने से आनुवंशिक पदार्थ के आदान-प्रदान को संयुग्मन कहते हैं, ठीक है? 2 पदार्थ के जुड़ने से तो इनका क्या होता है, संयुग्मन होता है। और रूपांतरण बाह्य माध्यम से, यानी कि डीएनए लेकर अपने आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन कराना रूपांतरण कहलाता है। यानी कि बाहरी तरीके से डीएनए लेकर और अपने अंदर प्रवेश करना, तो वो हो गया रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफर। इस कुछ जीवाणु अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों की उपस्थिति में अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। इस आधार पर इन जीवाणुओं को 3 भागों में बाँटा गया है। तो कुछ जीवाणु जो है वो अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में भी अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इसके 3 भागों में हम देख लेते हैं किस-किस प्रकार से इसको बाँटा गया है। तो इसके 3 प्रकार हैं, जैसे मीथेनोजेनस होता है, थर्मोएसिडोफिलस होता है, हैलोफिलस होता है। जैसे इस जीवाणु में पहला हो गया मीथेनोजेन्स, दूसरा हो गया थर्मोएसिडोफिल्स, तीसरा हो गया हैलोफिल्स। मीथेनोजेन्स का मतलब क्या होता है, ये जीवाणु जो होते हैं मीथेन का निर्माण करते हैं। इसका मीथेन CH4 का निर्माण करते हैं। एग्ज़ाम्पल में आ गया था मीथेनोबैक्टीरिया। थर्मोएसिडोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु होते हैं जो जीवाणु अत्यधिक उष्ण एवं अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। उदाहरण में हो गया सल्फोलोबस, ये थर्मोएसिडोफिल्स का उदाहरण है। नंबर 3 है हैलोफिल्स, ये जीवाणु जो अत्यधिक लवण की सांद्रता वाले जल में वृद्धि करते हैं। उदाहरण में हो गया हेलोबैक्टीरिया। ये 3 प्रकार के बैक्टीरिया हैं। कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया जो तरल माध्यम में रहते हैं, उनमें धागे के समान कशाभिकाएँ होती हैं, जो इन्हें संचरण करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो कुछ जीवाणु ऐसे भी हो गए जो आपके तरल माध्यम में रहते हैं, वो धागे के समान इसमें संरचनाएँ होती हैं, जिनको कशाभिकाएँ कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा इनका मूवमेंट होता है। अब इस जीवाणुओं का हम आर्थिक महत्व पढ़ लें कि हमारे जीवन में ये किस तरह उपयोगी हैं। इन जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, जीवाणुओं से क्या-क्या लाभ हैं? जैसे भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है इन जीवाणुओं से। जैसे किस तरीके से होती है? तो कौन-सा जीवाणु पाया जाता है इसमें? जैसे दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइज़ोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। तो इसमें कौन-सा जीवाणु पाया जाता है? राइज़ोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन से क्रिया करके और जो आपकी मृदा है, उसकी जड़ों में पाया जाता है और इसमें लाभ होता है आपका। अब कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, जैसे दूध का दही में परिवर्तन करना, वो किसके जीवाणु के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज़ को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके दूध को दही में परिवर्तित कर देता है जीवाणु। जैविक खाद के उत्पादन के रूप में जीवाणु का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? जो मृतजीवी जो जीवाणु होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में तोड़ने में सहायक होते हैं। मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि CH4 कृषि अपशिष्ट गोबर में ये बैक्टीरिया पाया जाता है तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो आप गोबर वगैरह देखते हैं, जो आपका कूड़ा-करकट होता है, तो उनसे मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया बनकर और खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो फिर ये बेसिकली इनसे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। अपमार्जक की भूमिका क्या होती है? कुछ जीवाणु जैसे स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास कार्बनिक अपशिष्ट जैसे जंतुओं का जो मल है, वो गिरी हुई जो पत्तियाँ हैं, जो मांस है, आदि को अपघटित करके भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि इनसे जो है, जो अपमार्जक की जो भूमिका है, जैसे स्यूडोमोनास का मतलब ये हो गया, जैसे जंतुओं का जो मल वगैरह होता है और जो पत्तियाँ जो गिर जाती हैं, कुछ मांस होता है, तो इनको डिकम्पोज़ करते हैं ये बैक्टीरिया स्यूडोमोनास, और इनको डिकम्पोज़ करके भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से प्रकृति को स्वच्छ करने में अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। जैसे कुछ जानवर जैसे मर जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो है उनको नष्ट करने में महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। यदि इनको नष्ट नहीं करें तो वो मांस क्या है, पड़ा-पड़ा सड़ जाएगा। रेशे की गुणवत्ता का निर्धारण किस तरीके से होता है जीवाणु में? जैसे कुछ जीवाणु जो जैसे क्लोस्ट्रिडियम स्यूडोमोनास रेशे की गुणवत्ता के निर्धारण में सहायक होते हैं। ये जीवाणु तने एवं पत्तियों के कोमल ऊतकों से रेशों को पृथक करने में सहायता करते हैं। कौन से जीवाणु? क्लोस्ट्रिडियम स्यूडोमोनास जीवाणु। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो चाय, कॉफ़ी का उपचार में बेसिलस मेगाथीरियम नामक जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों
तथा कॉफ़ी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है। तो कुछ जीवाणु जो बेसिलस होते हैं, मेगाथेरियम, ये जो चाय की जो पत्ती होती है, जो कॉफ़ी होती है, उसमें पाया जाता है, जो इसकी जो कड़वाहट है, उसको कम करते हैं ये जीवाणु। प्रतिजैविक उत्पादन में जो जीवाणु, उनका क्या महत्वपूर्ण रोल है? कुछ जीवाणु किण्वन के माध्यम से प्रतिजैविकों का निर्माण करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोनोडेसिन का निर्माण जो है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस से, तथा एरिथ्रोमाइसिन का निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस थ्रूथीट्स से, आदि से इसका निर्माण होता है प्रतिजैविकों का। ये तो रहे जीवाणुओं से क्या-क्या लाभ होता है। अब जीवाणुओं से क्या-क्या हानि होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या हानि होती है इनसे? तो जीवाणुओं से हानि के बारे में हम चर्चा कर लें, जैसे भोजन की विषाक्तता, इनके फूड पॉइज़निंग, जो फूड पॉइज़निंग होती है ना बार-बार, जैसे दस्त वगैरह आना, तो कुछ जीवाणु जो होते हैं, उस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियस। ये जीवाणु ऐसे होते हैं जिससे आपको फूड पॉइज़निंग होने लगती है, एवं स्टेफाइलोकोकस भोजन को विषाक्त बना देते हैं। तो ये 2 तरीके के जीवाणु हैं, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियस और स्टेफाइलोकोकस, ये 2 जीवाणु हैं जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं। अगला है आपका विनाइट्रीकरण। थायोबैसिलस एवं माइक्रोबैसिलस नामक जीवाणु मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रेट है और जो नाइट्राइड है एवं अमोनियम है, यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रक्रिया पादपों की नाइट्रोजन पूर्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो विनाइट्रीकेटन, ये थायोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, और माइक्रोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, जो मिट्टी में जो आपका नाइट्रेट है, उसको नाइट्राइड और एवं अमोनिया यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं ये बैक्टीरिया। अगला आपका है विसल्फीकरण। विसल्फीकरण में क्या है? डिसल्फो विब्रियो नामक जीवाणु मिट्टी में उपस्थित सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित कर देता है। इससे मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है। जो मिट्टी में जो सल्फेट है, उसको हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित कर देता है। इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। रोगों के कारक, जंतुओं एवं पादपों में अनेक रोग जीवाणु जनित होते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो मनुष्यों में कुछ रोग भी होते हैं इन जीवाणुओं के कारण, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हैजा हो जाता है, तो हैजा जो होता है वो किसके, विब्रियो कोलेरी नामक एक बैक्टीरिया है, इसके कारण हैजा नामक रोग होता है। कुष्ठ रोग की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया, इसके माध्यम से आपका कुष्ठ रोग होता है। तपेदिक की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे हमारा मनुष्य में जीवाणु बैक्टीरिया, इससे आपका तपेदिक रोग होता है। वनस्पति में बात करें, वनस्पति में कौन-कौन सा, जैसे आलू में जो शैलचित्र रोग है, जो आपका कालापन आ जाता है ना, जगह-जगह देखते हैं, तो स्यूडोमोनास सोलोनीसी एरम से इसका जीवाणु रोग आपका उत्पन्न होता है। फलों में जो क्राउन गॉल रोग होता है, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसियंस के बैक्टीरिया से ये रोग होता है आपका। अब आता है माइकोप्लाज़्मा। माइकोप्लाज़्मा हम देख लेते हैं क्या है माइकोप्लाज़्मा में। माइकोप्लाज़्मा सबसे सूक्ष्म, सबसे सरल अथवा आत्म प्रतिलिपिकरण करने वाले जीवाणु हैं। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती है, परंतु वृद्धि एवं प्रतिलिपिकरण के लिए आवश्यक डबल स्टैंडर्ड डीएनए उपस्थित होता है। इसमें 2 डीएनए पाए जाते हैं और इसमें सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण जो आपका माइकोप्लाज़्मा को सामान्य रूप से मोलिक्यूटस अर्थात कोमल त्वचा वाले जीव कहा जाता है। माइकोप्लाज़्मा को जीवाणु, विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी कहा जाता है। जो माइकोप्लाज़्मा है, इसको जीवाणु, विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी माना जाता है। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर सामान्य प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे पेनिसिलिन पेनिसिलिन, बीटा-लैक्टम बैक्टीरिया। माइकोप्लाज़्मा जीवाणु परजीवी अथवा मृतपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। परजीवी भी होते हैं, मृत भी होते हैं। ये अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिका है। सबसे छोटी जीवाणु कौन सी होगी? माइकोप्लाज़्मा। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है तथा विभिन्न आकारों में ये पाई जाती है जीवाणु। जैसे गोल होगा तो विब्रियो नाम देंगे, ओलेरो नाम देंगे, स्पाइरल नाम देंगे। इस प्रकार के अलग जीवाणु पाए जाते हैं इसमें। अब हम ग्राम स्टेन टेस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ये परीक्षण जो जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। एक ये टेस्ट है ग्राम अभिरंजन परीक्षण का आविष्कार जो है डेनमार्क का वैज्ञानिक है हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने इसका आविष्कार किया था। इस परीक्षण में होता क्या? इस परीक्षण समूह को क्रिस्टल वायलेट यानी कि बैंगनी रंग से रंगा जाता है। कोशिका भित्ति के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आकार पर कुछ जीवाणु समूह बैंगनी रंग धारण कर लेते हैं,
तथा कुछ रंगहीन बना लेते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट बैंगनी रंग से रंगा जाता है, फिर इसमें जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किया जाता है, तो कुछ जो है बैंगनी रंग धारण कर लेते हैं, कुछ रंगहीन हो जाते हैं। इन जीवाणुओं को पर पुनः फिर गुलाबी रंग डालने पर रंगहीन जीवाणु की कोशिकाएँ गुलाबी रंग धारण कर लेती हैं। तो फिर गुलाबी रंग डाला जाता है, तो गुलाबी रंग की कोशिकाएँ धारण कर लेती हैं तथा पहले से बैंगनी रंग धारण कर चुकी कोशिकाएँ बैंगनी रंग की ही बनी रहती हैं। तो जो पहले की बैंगनी रंग की थी, वो ऐसे ही रहेंगी। तो लाल रंग है, जो वो लाल रंग धारण कर लेंगी। इस परीक्षण में बैंगनी रंग धारण करने वाले जीवाणुओं को ग्राम धनात्मक जीवाणु तथा गुलाबी रंग धारण करने वाले जीवाणु को ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कहा जाता है। जो पहला बैंगनी रंग था, वो आपका पॉजिटिव आएगा। उसके बाद बैंगनी रंग तो था ही, फिर लाल रंग और डाल दिया, तो वो ऋणात्मक आएगा आपका। और जो नील हरी शैवाल था, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीक भाषा में साइनो का अर्थ होता है नीला, इसीलिए नील हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया अथवा साइनोफाइटा भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं ये जीवाणु। नील हरी शैवाल जीवाणुओं का एक संघ है। ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण कर धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ये जैविक उर्वरक है, जो रासायनिक तथा नाइट्रोजनी उर्वरकों की तुलना में सस्ता एवं सुलभ विकल्प है। तो नील हरी शैवाल कौन-कौन से हैं आपका? स्पाइरुलिना, एनाबीना, नोस्टोक, ओसिलेटिडोरिया। तो ये कुछ आपके नील हरी शैवाल हैं, जो आपकी खेती के लिए, ज़मीन के लिए नाइट्रोजन को उर्वरक बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये हमने इसमें मोनेरा के बारे में चर्चा की थी, मोनेरा के बारे में, नील हरी शैवाल के में। तो आगे की वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें केंद्रक तथा कोशिका पाई जाती है। जीवाणु में हमने देखा कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। चलिए, थैंक्स।